जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, किताब का पेज नंबर 241 निकाल लें। कल हम सबसेक्शन आ गई है ना बुक, कल हम सबसेक्शन 3 पढ़े थे, आज सबसेक्शन 4। वैसे तो कल हमने इसको पढ़ लिया था, सबसेक्शन 4 देखते हैं। सबसेक्शन 4 में ये लिखा हुआ था कि अगर एडवांस आया है सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए, तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। आना जरूरी होता है, रोजाना आना, रोजाना आना। उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर एडवांस रिलेट कराओ सेल ऑफ गुड्स से या रेंडरिंग ऑफ, और अगर एडवांस रिलेट कराओ सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस से, तो उस पर ये सेक्शन लगेगा। आज ही किताब ले जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना कल की क्लास से पहले किताब ले लीजिएगा, क्योंकि फिर टेक्स्ट क्रेडिट्स के नोट्स नहीं बांटे जाएंगे। प्रोजेक्टर के नोट्स बांटने का फायदा नहीं जब बुक अवेलेबल है। ओके, जल्दी से रिवाइज कराएं दोबारा। अगर आप सिर्फ चीजें बेच रहे हैं और एडवांस आ गया कैश में, कोई हरज नहीं। अगर आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं और एडवांस आ गया कैश में, कोई हरज नहीं। अगर आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं और चीजें भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर आपको एडवांस पैसे आ गए हैं, तो वो किस फॉर्म में आने चाहिए? 39(3) के बताए हुए असूलों की बुनियाद पर वो पैसे आने चाहिए। फोर ए, अच्छा जी, एक साहब ये एसी चलाओ ना भाई, ये एसी चलाओ भाई, ये चादर ले लें प्लीज, आई नो द सोल्यूशन। इसको 16 पे ना करो ना, 20 पे रखो। आपने किसी साहब ने पैसे इन्वेस्ट किए भाई, ये कोशिश किया करें, आप देख के बैठा करें, टाइम पे आ जाया करें। जहां एसी अगर ज्यादा तंग करता है तो शुरू से ही जरा सेट होके बैठा करें। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, अब तो हाफ स्लीव्स पहन के आया हुआ, मेरे पास कोई हल नहीं इसका। आपने पैसे इन्वेस्ट किए 50 मिलियन किसी साहब ने, और मेच्योरिटी में आपको पैसे मिले 56। असल में ये इंटरेस्ट इनकम है जो आपने 3 सालों में कमाई है। 50 मिलियन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में किसी साहब ने इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने उसको 3 सालों बाद 56 मिलियन वापस किया। तो 50 मिलियन इन्वेस्ट करके 56 मिलियन वापस मिलना, इसमें 6 मिलियन की जो टॉपिंग पड़ी हुई है, डेट इज योर इंटरेस्ट इनकम। अब आपके पास ऑथर वाले पॉइंट की तरह 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगी कि आप इसी साल 6 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लें, और ऑप्शन नंबर 2 कि आप इंटरेस्ट इनकम को तोड़ दें जितने सालों से ये रिलेट करती है। ऑथर की तरह नहीं कि 3 सालों में तोड़ना है, ये तो इत्तेफाकन आपने जब पैसे जमा करवाए तब से लेके अभी तक 3 साल हैं, हो सकता है ये 6 साल पैसे पड़े होते। जितने साल भी आपके पैसे पड़े रहे हैं उतने सालों पे इसको डिवाइड कर दें। तो अब ये 6 मिलियन जो मिला है, 50 और 56 का डिफरेंस 6 मिलियन, इस 6 मिलियन का या तो आप इनकम में, क्योंकि 50 तो आपका अपना वापस मिल रहा है, या तो आप इस साल इनकम में डाल दें। सेकंड ऑप्शन ये अवेलेबल है कि इसके टोटे 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 कर दें, और इसको कितने सालों में इनकम में डालें? 3 सालों में। तो ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर मैं पहली ऑप्शन की तरफ जाता हूं जो मैंने आपके सामने येलो से हाईलाइट किया है,
तो वो ऑप्शन मेरे लिए फिजिबल नहीं है, और अगर ऑप्शन 2 की तरफ जाता हूं तो वो ऑप्शन मेरे लिए फिजिबल है। ठीक है, इधर आगे आओ, आगे आ जाओ। अब ये ऑप्शन 1 क्यों फिजिबल नहीं है और ऑप्शन 2 क्यों फिजिबल है, इसको हम देखेंगे चैप्टर 4 में जाके। चैप्टर 4 में जाके, चैप्टर 4 में अगर आप टेबल 1 देखें तो इसमें आपको 6 मिलियन के ऊपर रेट क्या मिल रहा है? ना 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 35%, खुदा का खौफ करें, 6 मिलियन के ऊपर रेट क्या मिल रहा है? 32.5%। और अगर मैं 2 मिलियन के ऊपर रेट की बात करूं तो वो क्या मिल रहा है? तो इसका मतलब है रेट आपका ड्रास्टिकली गिर जाएगा, इंटरेस्ट इनकम का रेट ड्रास्टिकली गिर जाएगा अगर आप इनकम को तोड़ के कितने सालों में डाल दें? 3 साल। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 1 साल में डालें तो डेट विल नॉट बी फिजिबल फॉर यू एट लीस्ट। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। ये कौन सा सेक्शन है? 4B है? 4A। ये डिफेंस सेविंग्स, ये अभी लिखा होगा लॉ की प्रोविजन में, किसके साथ करना है भाई? नोट करना किधर। चलें जी। ओवर। पॉइंट नंबर 4A, where any interest is paid to a person in arrear। एरियर में क्या मतलब? यानी कि सारा इकट्ठा होता है तो एंड पे कम्युलेट होकर मिला है ना, या साथ साथ मिलता रहे? वैसे मिला, मिला इकट्ठा है सारा, लेकिन हमने उसे फिर तोड़ के कितने सालों में डाल दिया। और एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा कभी होता है ना तो फिर उसमें पता है क्या होता है, उसमें फिर ये जो है ना, जब भी ऐसा कभी सिनेरियो होगा तो उसमें ये इन सालों की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ती है। इन सालों की कैलकुलेशन आपको हुकूमत को क्या करना पड़ती है? रिवाइज करा के जमा करानी पड़ती है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं खड़ा इस दिन हूं 30/12 को, अगर मैं 30/12 को खड़ा हूं तो क्या मैं इसी साल की कैलकुलेशन हुकूमत को दे सकता हूं ना? नहीं। अब मैं खड़ा होकर इस साल की भी कैलकुलेशन हुकूमत को जमा कराऊंगा, पिछले साल की भी और उससे पिछले साल की। पढ़ें जी। वेयर एनी इंटरेस्ट, जहां पे कोई इंटरेस्ट है, इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर, एक बंदे को एरियर में दिया जाए, यानी सारे बकाया जात इकट्ठे करके दिए जाए। अगली लाइन जरा बस फोकस करके पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से, द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट, हाई रेट है 32.5%, अभी जो हम देख के आए हैं। द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट, देन वॉज एप्लीकेबल, देन वॉज एप्लीकेबल का मतलब होता है वर्सेस, मुकाबला। देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता, जो रेट लगता। Where any interest is paid to a person in arrears,
और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट 32%. द पर्सन इज चार्ज एट हायर रेट ऑफ टैक्स. जो लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता, अगर इंटरेस्ट वॉज पेड टू द पर्सन का लफ्ज काट दें. इफ इंटरेस्ट वॉज पेड, काटने का मतलब होता है बस काट दें, पेपर में भी नहीं लिखना. इफ द इंटरेस्ट वॉज पेड इन द ईयर टू विच इट, अगर उस साल मिल जाता जिस साल से ये रिलेट करता है. क्या आप बता सकते हैं रिलेट किस साल से करता है? क्या हम ये बात समझने के लिए लिख सकते हैं कि 6 इज रिसीव्ड इन 2012 बट रिलेट टू 2010, 11 एंड 12. नोट कर लें. 6 इज रिसीव्ड इन 2012 बट रिलेट टू 2010, 11 एंड 12. जी इधर देखिएगा, रिसीव इस हो रहे लेकिन रिलेट इन सालों से करें. 17.5% जो उन सालों में होंगे वो कर सकते हैं. वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स, जहां एक इंटरेस्ट बकाया जात की फॉर्म में आपको मिले, एंड नतीजा तन, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट. आप पे कौन सा रेट लग जाए? K2 वाला, माउंट एवरेस्ट वाला रेट लग जाए. द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट एज कंपेयर टू द रेट if the interest was paid in the year to which it, अगर साथ साथ इसको मिलता रहता तो क्या रेट लगता? अब क्या करें अगर इस बंदे के साथ ऐसा हो गया तो अब क्या करें? अब जी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, कहीं सजा होती है कहीं रिलैक्सेशन होती है. रिलैक्सेशन दी हुई है ये. दबंदा में choose ऑप्शन 1 या 2? टू विच इट रिलेट वाली या इन विच इट इज रिसीव्ड वाली? टू विच इट रिलेट वाली. द बंदा में चूज द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड एट द रेट दैट वॉज लगता, जो लगता. इफ द इंटरेस्ट वॉज पेड, अगर उसको दे दिया जाता, क्या करें? If the interest was paid in the year to which it, उस सालों से जिससे वो रिलेट करता था. एक दो दफा ये अंग्रेजी पढ़ लें जरा, अंग्रेजों वाली. भाई प्लीज अपने, ये कौन बोला था ये बताएं, ये कौन बोला है अभी? इन 2 रोज में से कोई बोला है? आप बोले हैं, खड़े हो जाए. जिन्होंने कैप पहनी हुई है आप आईना से उधर बैठा करें, ये जगह दे दें, अभी गुजर जाएं और आइंदा ऐसा मत बोलिएगा, उधर चले जाएं. और हाइब्रिड में से भी 3 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो बातें कर रहे हैं. ये बॉयज में सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट रो में. ये कल से मैंने नोट करा हूं, आज और कल इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, फिर कल से इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा. ये भी जरा ध्यान से रहें, जगह दे दें इनको उधर जाने की. भाई एंड पे आप बैठे हुए जरा नोट करते हैं उधर भी कौन कौन बोल रहा है. ओके वेयर एनी, जी जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ दोबारा, सारे समझे. कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान से, समझाने वाला तो कुछ नहीं रह गया. समझाने वाला तो बड़ा आसान है. देखें अंग्रेजी की बस मार है सारी. कॉन्सेप्ट क्या है? 6 मिलियन इस साल मिला है, इसको इस साल इनकम मैंने डालो ब्रेक करके 3 साल. कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश. चलें जी पढ़ें अंग्रेजी. अंग्रेजी थोड़ी सी समझ लें, मजे किया जरा. ओके तसल्ली से जरा देखते रहे, मैं उर्दू पढ़ रहा हूं.
अगर इंटरेस्ट मिले एक बंदे को बकाया जात की फॉर्म में, ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, जहां एक इंटरेस्ट मिले बंदे को बकाया जात की फॉर्म में और इसकी वजह से बंदे पे हाई रेट लग जाए टैक्स का एज कंपेयर टू द रेट, अगर वो इंटरेस्ट उसको मिलता उन सालों में जिस सालों से वो रिलेट करता है, तो ये बंदा अगर चाहे तो चूज कर ले इंटरेस्ट पे वो टैक्स लगाना, वो रेट लगाना जो कि लगना था अगर ये इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो रिलेट करता है। ओके, वॉच इट फॉर द लास्ट टाइम। जहां कोई इंटरेस्ट आपको पुराना मिले और इसकी वजह से आप पे ज्यादा रेट लग जाए एज कंपेयर टू द रेट जो लगता अगर आपको इंटरेस्ट दे दिया जाता उसी साल जिस साल का वो बनता था, तो ये टैक्स पेयर में इलेक्ट द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड, इंटरेस्ट पे टैक्स लगा देगा उस रेट के ऊपर जो लगना था अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उसी साल जिस साल से वो क्या करता है, रिलेट करता है। ये क्या लिखा हुआ है, मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर। नोटिस और एप्लीकेशन में क्या फर्क है? जो हमारे में और हमारे वालिदैन में फर्क था। पुराने जमाने में लोग कहते थे बेटा पूछ के जाना, आजकल वालिदैन कहते हैं बेटा बता के जाना। पूछना तो दूर की बात है, बता के चले जाया करो, बड़ी बात है। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो पूछने और बताने में क्या फर्क होता है? पूछने का मतलब है आगे रिजेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। पुराने जमाने में कहते थे बेटा पूछ के जाना, और आज कहते हैं बेटा सिर्फ बता के चले जाया करो कहाँ जा रहे हो, यही मेहरबानी होगी तुम्हारी। तो नोटिस का मतलब क्या है कि कमिश्नर से इजाजत लेनी है और आगे उसकी मर्जी है? नहीं, कमिश्नर की मर्जी नहीं है इसमें, बस हमने बताना है कि भाईजान हम ये करने लगे हैं, आगे फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने टैक्स ईयर चेंज कराना है तो वहां आपको एप्लीकेशन देनी पड़नी थी, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, वहां आपको इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे बताएं कमिश्नर मैं ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा हूँ, कमिश्नर कुछ नहीं कह सकता आपको, ठीक है। ओके गाय, यू कैन गो फॉर इट। इलेक्ट चूज कर लेगा इंटरेस्ट को उस रेट के ऊपर, उस वो रेट इंटरेस्ट के ऊपर लगा देगा जो लगना था अगर इंटरेस्ट इसको दे दिया जाता उस साल जिससे वो रिलेट करता है। इलेक्ट चूज कर लेगा फॉर द प्रॉफिट इंटरेस्ट के लिए, उसको टैक्स लगवाएगा। मेरी तरफ ना देखा करो ना, इसकी तरफ देखा करो साथ साथ, मैं तो इधर ही हूं। इलेक्ट चूज कर लेगा इंटरेस्ट पे वो टैक्स लगाने का रेट जो उस पे लगता अगर इंटरेस्ट उसको दे दिया जाता उस साल जिससे वो रिलेट करता। बस इक्वली समझ लें आप। ओके, अब एक दफा इस इंग्लिश को पढ़ लें फिर मैं आगे चलता हूं। जी, हर साल 3 दफा रेट लगाएंगे। नहीं, एक ही दफा, यानी हर साल का अलग अलग रेट लगेगा। हाँ जी, आमतौर पे काम नहीं होते, ठीक है। नहीं फिजिबल तो नॉट करें, इलेक्शन ही है ना करें। ये क्या लिखा हुआ है, मैं इलेक्ट ना करें। ओके, अच्छा जी, पाकिस्तान में जो रिटर्न जमा कराने की तारीख है, रिटर्न होता है वो सफ़ा जो हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर्स वो सारा होता है। पाकिस्तान में जो रिटर्न जमा करवाने की तारीख है, थोड़ी सी लाइन लंबी हो गई है, वो है 30 सितंबर 12। पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवाने की तारीख क्या है? 30 सितंबर 12, ये तारीख। इट इज द लास्ट डेट, ये लास्ट डेट है बाय विच, ऑन विच नहीं, बाय विच, सबर सबर,
It is the last date by which you are required to file रिटर्न होते हैं आमदन के गोशवारे। अभी ये 14-15 दिन पहले 30 सितंबर गुजरा है, तो शायद किसी ने अखबार में खबर सुनी हो कि एफबीआर ने रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी है। एफबीआर ने कह दिया रिटर्न्स आप लेट भी जमा करवा सकते हैं, हालांकि मुकर्ररा तारीख थी 30 सितंबर। तो बिजली का बिल अगर किसी तारीख को जमा कराना होता है तो उस दिन जमा कराना होता है या उस दिन तक? उस दिन तक। इट इज द लास्ट डेट बाय विच यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2012 की रिटर्न आपने इस तारीख तक जमा करानी है। लेकिन ऑब्वियसली ये बंदा तो अब 10, 11, 12 की तीनों की जमा करा रहा होगा, तो ये वो लास्ट तारीख है जब तक आपने 2012 की रिटर्न जमा करानी है। इसी डेट तक, ये गलत बात थी, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था जो हम अभी पढ़े हैं। इत्तफाकन ये वही डेट बनेगी जिस डेट तक आपने नोटिस देना है। इट इज ऑल्सो द सेम डेट, the date by which you can give notice is also by which you can give notice to go for option, बोले to go for option 2. The date by which you give notice to go for option 2 is also the same date. कौन सी? 30 सितंबर। नोट कर लें। तो ये वो लास्ट तारीख है जब तक आपने रिटर्न जमा करानी है। द डेट बाय विच यू कैन गिव नोटिस, टू गो फॉर ऑप्शन 2 इज ऑल्सो दी सेम डेट, वो भी यही डेट है। तो कब तक रिटर्न जमा करानी है? 30 सितंबर 12 तक। और कब तक नोटिस देने के मैं ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा हूं? 30 सितंबर 12 तक। सेम। नोट कर लिया? मेहरबानी जल्दी करें। कब तक आपने हुकूमत को बताना है कि मेरी रिटर्न ऑफ इनकम कितनी है, या मैंने इनकम्स क्या कमाई? 30 सितंबर 12 तक। और इसी तारीख तक एक और बात भी हुकूमत को बतानी है। क्या? ऊपर नजर नहीं आ रहा होता जरा बता दिया करें, ऊपर नजर नहीं आ रहा था, ये ऐसे हुई थी। जी दूसरी हाइब्रिड क्लास में बोलिएगा मत, ये भाई जरा नोट करते रहो, आज जो बोल रहे हो मुझे नाम बताना। ये बात तो मैंने आपको येलो में बताई है, तो एक जनरल बात है, लेकिन फिलहाल हम कौन सी बात करना चाह रहे हैं? ये वाली। चलें अब सादा सी बात मुझे उर्दू में बता दें, मैंने कब तक बताना है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं? 30 सितंबर से पहले पहले या 30 सितंबर तक मैंने ये बताना है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? ऑप्शन 2 की तरफ जाना चाह रहा हूं। और अगर मैंने 30 सितंबर तक ना बताया तो फिर मेरे लिए सिर्फ कौन सी ऑप्शन बचेगी? फिर मैं रहूंगा बस, मुझे 32.5% 32.5% पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन के अंदर बात है ये अब हम पढ़ लेते हैं। एन इलेक्शन एज अबव, ये जैसे ऊपर आपने चूज किया है, एन इलेक्शन एज अबव। अच्छा ये सॉरी ऊपर एक लाइन थी, ये आप इंटरेस्ट कमाते हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हो पैसे हुकूमत की स्कीम्स में। नेशनल सेविंग स्कीम एक है और एक का नाम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अच्छा, एन इलेक्शन एज अबव shall be made by the due date for furnishing person's return. ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। एन इलेक्शन एज अबव, ऊपर वाली चीज को चूज करना। एन इलेक्शन एज अबव, इलेक्शन किसकी की है आपने? ऑप्शन 2 की। एन इलेक्शन एज अबव shall be made by 30 सितंबर by the due date of furnishing the return for the year in which it was received. इट से क्या मुराद है? ₹6 मिलियन, जिस साल 6 मिलियन मिला, for the year in which ₹6 million was received. तो जिस साल आपको 6 मिलियन मिला वो साल बताएं जरा कौन सा है?
12 का। 12 की रिटर्न कब तक जमा करानी है? 30 जून को या 3 महीने के अंदर? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के अंदर। द कमिश्नर मे अलाउ अ एक्सटेंशन, इसका मतलब बताएं। अगर आप कमिश्नर के पास चले जाएं और कमिश्नर को जाके कहें भाई मैं 30 सितंबर को नहीं आ सका था, मेरी तो अपनी शादी चल रही थी, तो मैं 30 सितंबर तक नहीं आ सका, मादरत, 28 को मेरा वलीमा था और ये मैं बड़ा मसरूफ था तो इसलिए मैं नहीं आ सका, मादरत। तो कमिश्नर फिर आपको क्या कहेगा? मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, कोई मसला नहीं, तुम भी अब मेरी बरादरी के हो। तो एन इलेक्शन एज अबव, ये ऊपर वाली चीज चूज करना, शेल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न। रिटर्न किस साल की? फॉर द ईयर इन विच द पैसे इज रिसीव्ड। किस साल पैसे रिसीव हुए? 12 में। अच्छा जी, 0.5 पढ़ लें, ये तो कुछ भी नहीं है। Okay. This section shall not apply to any income that is chargeable under any other. अगर घर किराए पे दिए तो ये सेक्शन लगेगा। ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 39, वही जो हम पढ़े हैं। ये सेक्शन किसी और हेड पे नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, बीबी बड़ी बात बताई। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचने पे नहीं लगेगा, ये सेक्शन ज्वेलरी बेचने पे नहीं लगेगा, ये सेक्शन बिजनेस पर नहीं लगेगा, तो ये बाकी चीजों पे लगेगा। जो इनकम किसी और हेड में गिर गई है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। और फाइनल टैक्स रिजीम वालों पे भी ये सेक्शन, फाइनल टैक्स रिजीम कौन सी इनकम थी हमने? डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि उस पे 15% अलग रेट है। जी वो करेंगे भी बात, आज ही करेंगे इस पे। अच्छा जी, उधर सेक्शन था 15A इनकम प्रॉपर्टी में डिडक्शंस के नाम से, और इधर सेक्शन है 40 किस नाम से? डिडक्शंस के नाम से। आप अगर थोड़ा सा साइड पे हो जाए, आप अपने बारे में तो नहीं समझ लेते। अच्छा जी, ये बात आपको 2 दफा पढ़ाई जा चुकी है, ये पढ़ लें जरा। इनएडमिसिबल डिडक्शंस। जी वो मैं भी बात करूंगा आज ही इस पे। अच्छा जी जी, क्लियर होगी दोनों बातें? ये बात कैपिटल गेन के चैप्टर में भी हुई थी और ये बात जो है वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी हुई थी। इनएडमिसिबल डिडक्शन, जो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। एनी खर्चा विच इज अलाउड एज खर्चा अंडर एन अदर हेड, जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो, विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर, तो खर्चा दोबारा इस हेड में माइनस नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? मिसाल के तौर पे अगर कोई खर्चा है वो माइनस हो गया है प्रॉपर्टी के चैप्टर में और वो जेन्युइन खर्चा है, जाली खर्चा नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग है, अगर वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस कर दिया तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम यहां नहीं माइनस होता क्योंकि ऑलरेडी उधर माइनस हो गया। ये तो हो गए जेन्युइन खर्चे। जेन्युइन खर्चे जिस हेड के हैं उस हेड में माइनस होंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जाली खर्चे, जाली खर्चों की एक लिस्ट दी हुई है बिजनेस के चैप्टर में। उस बिजनेस के चैप्टर में जो जाली खर्चों की लिस्ट दी हुई है, वो जाली नेचर के खर्चे अगर आप बिजनेस के चैप्टर में करें तो वहां भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, और उसी तरह का खर्चा अगर किसी और हेड में करें तो भी माइनस करने की जरूरत नहीं है।
मिसाल के तौर पे पेनल्टी आपने पे की बिजनेस इनकम कमाने के लिए, तो वो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। और अगर पेनल्टी पे कर दी अदर सोर्स की इनकम कमाने के लिए हुकूमत को, यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब तो दीवारें भी बोल रही हैं, ये पता है हमें। एनी खर्चा विच इज अलाउड एज रिडक्शन, जो खर्चा खर्चे के तौर पे माइनस हो गया अंडर एन गेन नॉट अलाउड, जाहिर सी बात है, विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर दिस साइड, तो दोबारा माइनस यहां नहीं होगा। एनी खर्चा विच इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर एन अदर हेड ऑब्वियसली विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर, इस साइड में दोबारा माइनस नहीं हो सकता। और बिजनेस के चैप्टर में जाली खर्चों की लिस्ट दी हुई एक सेक्शन है, सेक्शन 21, जो आपके रिजल्ट के बाद पढ़ना है। अच्छे बोले बैठे होते हैं, पता नहीं याद करा देते हैं। द खर्चे विच आर नॉट अलाउड एज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन इन अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो इसके जरा उर्दू में मतलब लिख लें, पॉइंट 5 का तीसरी दफा लिख रहे हैं, 2 दफा उधर भी लिखा हुआ है। लिखें, बिजनेस में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसा खर्चा अगर अदर सोर्स में भी कर लें तो माइनस नहीं होगा। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, कुछ नहीं होता, लिख लें आप भी। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसा खर्चा अगर अदर सोर्स में भी कर लें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छा ओके। एडमिसिबल रिडक्शन का मतलब है जो खर्चे माइनस करने की। सेक्शन 15A में तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई थी, प्रॉपर्टी टैक्स भी माइनस कर लो, इंश्योरेंस भी माइनस कर लो, लीगल चार्जेस भी माइनस कर लो, रेंट कलेक्शन चार्जेस भी माइनस कर लो, बैड डेट भी माइनस कर लो, ग्राउंड रेंट भी माइनस कर लो, पता नहीं क्या क्या लिस्ट दी हुई थी। तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई थी, कौन कौन से खर्चे माइनस करो। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा जबरदस्त है। कहते हैं इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस अ रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। बड़े ना सॉफ्ट तरीके से कह गया, फॉर एनी एक्सपेंस, एनी, कोई भी कर लो माइनस। हमने कहा फिर भी कौन से, कोई भी कर लो यार, कौन से खर्चे, कोई भी कर लो। ये एक चपेड़ है सेक्शन 15A के ऊपर। सेक्शन 15A का चैप्टर लिस्ट बना के दे रहा था, ये भी कर लो, ये भी कर लो माइनस, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये जो नहीं, कोई भी कर लो, कोई भी कर लो। वो पागल हो गया था बोल बोल के, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कोई भी कर लो, कोई मसला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी कर लो। हमने कहा फिर भी कौन से खर्चे, कोई भी कर लो, नो प्रॉब्लम, फॉर एनी एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं खुला हुआ दिल। कुछ लोगों के बंद होते हैं ना दिल, ये खुला हुआ दिल है, खुला दिल, सखी, सखी है ये शख्स। सखी शख्स के बारे में आता है अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, और बखील कंजूस अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, दोज़ख के करीब है। लेकिन ये रूल ना दूसरे के लिए नहीं लगाना होता कि तुम्हें पता नहीं सखी शख्स के क्या फजाइल हैं, तुम मेरे पे खर्च करो। ये बात, इसको सवाल कहते हैं, लोगों से मांगना। फकीर भी मांगते हैं, हम भी लोगों से मांगते हैं, तुम मेरे पे खर्च करो, तो ये मना है। तो खुद सखी बनना है, दूसरों पे ये रूल नहीं लगाना कि सर आसिफ को क्लास में सखावत के फजाइल सुना रहे हो, सर सखी शख्स अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, हमने आज सुना है। तो ये रूल अपने लिए लगाने के लिए होते हैं, और ये मैं बड़ी पक्की ठक्की बात कर रहा हूँ। जितने रूल है अपने ऊपर लगाएंगे, दूसरों पे जब आप लगाते हैं लड़ाइयाँ होती हैं। इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस अ डिडक्शन शैल बी अलाउड, एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है, फॉर
बड़ा खुला दिल है। एक्सपेंडिचर पेड बाय अ पर्सन इफ द एक्सपेंडिचर इज पेड इन डिराइविंग, लेकिन एक चीज साबित करनी पड़ेगी, ये खर्चा किस लिए किया जा रहा हो? इनकम कमाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली इसने भी जरा कंजूसी शो की। हाउएवर हमारा दिल हाउएवर पढ़ते ही खट्टा हो गया। हाउएवर नो नो यार, क्या यार, फिर एनी का क्या फायदा था? कहते नहीं यार, हाउएवर नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर का खर्चा कहते हैं माइनस करने की जाती है। हमने कहा ये किस बला का नाम है? कैपिटल नेचर का खर्चा होता है ना, फिक्स एसेट खरीदना, फर्नीचर खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, ये कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर इफ इट हैज अ नल वेक्टर पढ़ा हुआ फिजिक्स में। एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ कैपिटल नेचर इफ इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ इज ग्रेटर देन, भाईजान नॉर्मल यूजफुल लाइफ किन चीजों की ग्रेटर देन 1 ईयर होती है? फर्नीचर की, बिल्डिंग की, प्लांट की, मशीनरी की, इन चीजों की नॉन करंट एसेट्स जिन्हें आप कहते हैं, इन चीजों की लाइफ फिक्स एसेट जिन्हें कहते हैं, इनकी लाइफ 1 साल से, इन खर्चों को माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट जरा आपने ना तसल्ली से समझना है। खर्चे 2 किस्म के होते हैं। खर्चे कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, पहले ना मैं बात कर रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, चैप्टर 8 की। आप कॉलेज में बैठे हैं तो कॉलेज वाले इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, तो कॉलेज वालों के ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हैं, और कॉलेज वालों के कैपिटल बूता ऊपर रखना है, मेहरबानी। मैं जरा दोबारा से शुरू करूं। कॉलेज वाले कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो कॉलेज वालों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं डे टू डे के खर्चे, रिपेयर, सैलरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, जनरेटर का पेट्रोल, ये डे टू डे के खर्चे हैं, ठीक है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फर्नीचर खरीद लिया, व्हाइट बोर्ड खरीद लिया, एसी खरीद लिया, कुर्सियां खरीद ली, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। बिजनेस के चैप्टर में, हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। और बिजनेस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। कैपिटल नेचर के खर्चों की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। मतलब ये कि बिजनेस के चैप्टर में जिस वक्त हम बिजनेस के लिए एसी खरीदेंगे तो एसी पूरा खर्चे में डालेंगे या उसकी डेप्रिसिएशन होले होले, डेप्रिसिएशन को आहिस्ता आहिस्ता खर्चे के अंदर डालेंगे। तो बिजनेस के चैप्टर में रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है और कैपिटल नेचर के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर 11, कन जूस फ्लाई चूस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा कन जूस है। रेवेन्यू नेचर के खर्चे माइनस कर लो, जिसको हमने एनी के नाम से पढ़ा था। एनी मीन सारे खर्चे, कोई भी खर्चे हैं वो माइनस कर लो। लेकिन कैपिटल नेचर के खर्चों में ना 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 ना, डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये कौन सा चैप्टर फरमाता है? अदर सोर्स का चैप्टर कहता है डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। यानी आप अदर सोर्स के चैप्टर में कोई ऐसी चीज खरीदें जिसकी लाइफ 1 साल से, तो उसको डेप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, पूरा तो वैसे ही माइनस नहीं हो सकता ना, प्लांट की कॉस्ट पूरी तो खर्चे में वैसे ही नहीं जा सकती, और उसको आप डेप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो क्या अवेलेबल है उसको जरा देखते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना बहुत सी इनकम्स हैं, आ बा सा सा, डी ई एफ ए जी एच आई जे के एल एल ए एंड 3। ये बहुत सारी इनकम्स हैं, इनको कहते हैं इनफ्लोज। आया या पाया, ये पाया। अदर सोर्स के चैप्टर में बहुत सी चीजें आप पा सकते हैं, इस पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, जो कि सेक्शन आज हम पढ़े हैं डिडक्शंस के नाम से। अच्छा, ये जितनी इनकम्स है ना, इधर तसल्ली से बात सुनिएगा, साथ वाले बबलू को मुतवज्जह कर दें, इधर तसल्ली से बात सुनिएगा। ये जितनी इनकम्स हैं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, अच्छा कुछ तो इनकम्स ऐसी होती है ना जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ही नहीं। अब डिविडेंड कमाने के लिए आपने मशीन तो नहीं खरीदनी,
वो तो कंपनी मशीन खरीदेगी जो आपको डिविडेंड दे रही है, वो आपने तो नहीं खरीदनी। कुछ तो खर्चे, कुछ तो इनकम्स होती है ऐसी हैं कि इनके लिए अब आपको कोई लोन दे दे कैश में, उसके लिए आपको कोई फर्नीचर तो नहीं खरीदना पड़ेगा कि फर्नीचर पे बैठूंगा मुझे फिर लोन देना। ये क्या बात हुई? तो कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिनके लिए आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने ही नहीं पड़ते, ये तो उनकी नेचर ही ऐसी है ना। तो सिमिलरली बहुत से इनकम्स ऐसी हैं इस चैप्टर में जिसमें आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने ही नहीं पड़ते, इसलिए लॉ मेकर ने भी कह दिया फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आप पॉइंट ए की इनकम कमाएं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर आप पॉइंट बी सी की इनकम कमाएं, अगेन रेवेन्यू खर्चे, डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन फिक्स एसेट का खर्चा माइनस नहीं कर सकते। अगर आप पॉइंट डी कमाएं, पॉइंट ई कमाएं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको रेवेन्यू नेचर के डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये हर पॉइंट के लिए है। लेकिन पॉइंट एफ में रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन क्या है ये मैंने दूसरी क्लास में लिखा था। इट इज ओनली इनकम, ये वाहिद इनकम है इन, क्या लिखा था, इन दिस चैप्टर। अच्छा, इट इज ओनली इनकम इन दिस चैप्टर वेयर यू कैन रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन, इधर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। पहले वजह सुन लें फिर नोट कीजिएगा। असल में आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दिया ना किसी को, और प्लांट किराए पे दे दिया है, तो आपको पता है अगला बंदा तो पराई चीज समझ के उसको मंड के इस्तेमाल कर रहा होगा, तो ऐसी सूरत में फिर आपकी चीज डेप्रिशिएट हो रही है। तो यहां लॉ मेकर ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी कि यहां आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा भी माइनस कर लें, और इसके हम बड़े प्रॉपर न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी का किराया आ रहा होगा, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर भाई ये आप आर्टिकल्स कैसे करोगे? आर्टिकल्स में तो पार्टनर भी इसी तरह लिख के चला जाया करेगा चीजें, जो एक्सपेंडिचर, अल्लाह आपके साथ वाले को रोजाना आने की तौफीक दे। जब से सेशन शुरू हुआ है कोई छुट्टी नहीं की, हाथ खड़ा करें। आई रियली अप्रिशिएट। ये असल लोग हैं, बाकी लोग जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करें इन तक पहुंचने की। भाईजान इस चैप्टर के अंदर ये वाहिद ऐसी इनकम है, आपके साथ अगर किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया ना तो कल से आपने उसके साथ नहीं बैठना। एक दो दिन इसको इग्नोर करेंगे, फिर वो इंशाल्लाह आया करेगा रोजाना, ठीक है? एक दो दिन जरा उसको इग्नोर, मैं जरा साइड पे, भाई आपके जज्बे ये लगे हैं, आप तो छोटी छोटी चीजों पे छुट्टियां बनाए बैठे होते हैं भाई। हाँ मजबूरी आती है, मजबूरी 2-3 साल में एक दफा आती है, हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मजबूरी नहीं आ रही होती कोई। तो पूरे चैप्टर के अंदर ये एक वाहिद ऐसी इनकम है जो अगर आप कमा रहे हो तो इसमें से क्या माइनस करने की इजाजत है? डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर आप एफ ए कर रहे हो या बी ए करें, सॉरी FAGHIJK, कोई भी इनकम आप कमा रहे हैं, LLA, कोई भी इनकम आप कमा रहे हैं, वो जो खजाना निकला था यहां भी तो आप आर्गुमेंट ले सकते थे कि मेरे घर की चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं, मेरे घर से खजाना निकल रहा है। ना ना ना, कोई कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत सिवाय किसके? रेवेन्यू नेचर के खर्चे, डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज उसके चैप्टर में कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस नहीं हो सकते। तो ये थी जी बात जो आपने नोट में पढ़नी है। अब जरा असूल बता दें, चैप्टर 8 जो बिजनेस का चैप्टर है उसमें डे टू डे के खर्चे भी अलाउड हैं और डेप्रिसिएशन भी। डेप्रिसिएशन होती है कैपिटल नेचर के खर्चों पर, लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे अलाउड हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट। इफ you
आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अंडर सेक्शन 39 के 1 का एफ, जो भी हम पढ़ के आए हैं, यू कैन रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। फिर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, फिर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। पॉइंट 2 काट दें, काट ही दें हमेशा के लिए। अच्छा मोहतरम, बस 3 बातों के जवाब दे दें। क्या अदर सोर्स के चैप्टर में रेवेन्यू खर्चे माइनस करने की इजाजत है? ये जो एनी है येलो वाला, इसका आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल, क्या अदर सोर्स के चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत है? नो नो। आखिरी सवाल, क्या कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल है इस मद में? वो रिलैक्सेशन पढ़ लें पॉइंट 3 में, ताकि हम क्लोज करें और न्यूमेरिकल्स शुरू करें फिर दोबारा। पॉइंट 3 में रिलैक्सेशन पढ़ लें। एक मिनट। अ पर्सन रिसीविंग इनकम, जो कमा रहा है इनकम, फ्रॉम किराए पे देना ऑफ टुगेदर विद, इसकी बात हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी की थी, प्रॉपर्टी के चैप्टर से इसको निकाल दिया था। अदर सोर्स ने मरहबा मरहबा कह के अपने में बुला लिया था। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद शैल बी अलाउड, इसको इजाजत है, शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउड है, अ डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउड है, ऑफ एनी प्लांट, ऑफ एनी मशीन और ऑफ एनी बिल्डिंग यूज्ड, एंड एन इनिशियल अलाउंस फॉर एनी प्लांट और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस में माइनस करने की इजाजत है अगर मोबाइल यूज करना आपने बंद कर दिया तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस में माइनस करने की इजाजत है। इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की सिस्टर है, डेप्रिसिएशन की सिस्टर है, दोनों प्राचाएं। इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की सिस्टर का नाम है। अब डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में क्या फर्क है, इसके लिए अगर आप कहते हैं तो मैं बिजनेस के चैप्टर में जाके सेक्शन 22 और 23 आपको पढ़ाने लग जाता हूं। बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 22 लास्ट टाइम वालों को पढ़ाया था, और बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 23 इनिशियल अलाउंस ये पढ़ाया था। अगर आपने इनमें फर्क जानना है तो हम बिजनेस का चैप्टर शुरू कर देते हैं, वरना आप इस वक्त सिर्फ इसी बात के ऊपर तसल्ली कर लें कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। डेप्रिसिएशन की छोटी बहन का नाम इनिशियल अलाउंस, दोनों प्राचाएं, अम्मी भी प्राचा अबू भी प्राचा, तो दोनों बहनें भी प्राचा। और अगर अम्मी प्राचा हो और अबू शेख हो तो फिर बहन भाई शेख, अच्छा गुजर, अच्छा। पॉइंट नंबर 3, a person receiving income from lease of building together with shall be allowed, shall be allowed, shall be allowed कितनी अच्छी बात होती है, shall be allowed, इसको माइनस करने की इजाजत है डेप्रिसिएशन। ये था जी छोटी सी सेक्शनी ऑन अदर सोर्स के अदर सोर्स में कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। 15A में तो पूरा सेक्शन आ दिया हुआ था जी मोहतरम। अब सवाल पूछना शुरू करें। तो खाली बिल्डिंग किराए पे दे दें वो तो इस चैप्टर में गिरती नहीं, वो तो गिरती ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में, और इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। अगला सवाल जी, अगला सवाल। नहीं वो लेसर लेसी वाली डिस्कशन हम इंशाल्लाह करेंगे बिजनेस के चैप्टर में, वो अलग डिस्कशन है। ओके, कौन सा? इंटरेस्ट इनकम का, जी वही मैं बताने लगा हूं। चलें जी, सेक्शन 7B निकाल लें, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, बस न्यूमेरिकल ही है इसका। सेक्शन 7B, 1 मिनट के लिए समझ लें, फिर आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। 1 मिनट जरा लगाएं, इसको समझ लें। सेक्शन 7B, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने, भाई रेड शर्ट इधर देखिए,
इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई बैंक से, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई, इधर देखो ना येलो शर्ट, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई बैंक से, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई गवर्नमेंट से, इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाई नेशनल सेविंग स्कीम या डिफेंस सेविंग स्कीम से। जो सुबह हमने पढ़ा डिफेंस सेविंग स्कीम, वो पेपर में नहीं आता, उसके ऊपर मैं बात करूंगा वो क्या था, ये मेन चीज है अब जो हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, अगर आपने इन सोर्सेज से इंटरेस्ट इनकम कमाई है और आपका इंटरेस्ट अप टू 5 मिलियन है, 5 मिलियन को पंजाबी क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो लॉ मेकर की नजर में आप फाइनल टैक्स रिजीम में गिरेंगे और आप पे रेट क्या आप पे रेट नहीं, सॉरी, आपकी इनकम पे रेट क्या लगेगा, 15%। आपकी इनकम पे रेट क्या लगेगा, 15%। और अगर आप अमीरुल कबीर हैं और इंटरेस्ट इनकम आपकी 5 मिलियन से भी ज्यादा है, बड़ी वाली जहन्नुम, यानी आपकी 5 मिलियन से भी ज्यादा इंटरेस्ट इनकम, तो फिर आप कहां फॉल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आपको पता है टेबल 1 अगर चले जाएं तो उसका आखिरी वाला रेट 35%, 35, साथ वाले को बोल के बताएं, 35%, 35%, तो कितना बड़ा रेट है वो। तो अब लॉजिक के साथ अगर आप याद रखें तो गरीबों के लिए 15% और अमीरों के लिए नॉर्मल तरीके से 76, अमीरों के लिए नॉर्मल तरीके से 76, उससे गरीबों का रिलैक्सेशन है, डिविडेंड जैसा रेट है ये। अच्छा, ये ऐसा ना हो कि घर जाके आप याद कर रहे हो 15%, ये पेपर में दिया होगा ना, आपने ये डिविडेंड वाला रेट याद करना है 15%, ना आपने ये वाला रेट याद करना है 15%। फील रिलैक्स ना हो, अल्लाह का शुक्र है, ना डिविडेंड वाला रेट याद करना पड़ेगा 15%, ना ये वाला रेट याद करना पड़ेगा। यानी 15% को 15%, 15%, 15% बोल के याद करने की जरूरत 15%, 15% नहीं है। तो अब अगर आप बैंक से, गवर्नमेंट से या नेशनल सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट कमाए और इंटरेस्ट कितना हो, 50 ज्यादा हो गया, 5 करोड़ हो गया क्लास के बाद। अच्छा, अगर 50 लाख तक है तो 15%, और अगर 50 लाख से ज्यादा है नॉर्मल टैक्स रेजिम। लेकिन अगर आप बैंक से इंटरेस्ट ना कमाएं, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट ना कमाएं, नेशनल सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट ना कमाएं, मोहल्ले के चौधरी साहब ने, गांव के चौधरी साहब ने शीदे को लोन दे दिया, अब जो है वो शीदा साहब बेचारा किसान गरीब, वो चौधरी साहब को इंटरेस्ट दे रहे, तो ये बैंक वाला अरेंजमेंट तो नहीं है, ए ने बी को लोन दे दिया, बी ने सी को लोन दे दिया, तो इनको कहते हैं लोन एग्रीमेंट्स। ये नॉट फ्रॉम दीज थ्री, इन तीनों लोगों से नहीं हुए, बैंक से नहीं हुए या गवर्नमेंट से नहीं हुए या नेशनल सेविंग स्कीम में पैसे नहीं है, तो फिर 5 मिलियन से ज्यादा हो या कम हो इसकी टेंशन नहीं है। सारी इंटरेस्ट इनकम कहां गिरेगी, अदर सोर्स में। ये नोट कर लें, अब इसके न्यूमेरिकल करने शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूं। जल्दी नोट कर, जल्दी जल्दी जल्दी। सलाम भाई, रिकॉर्डिंग पॉज करो। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 1, नोट करें। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है जी, 3 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक 7 मिलियन। नोट करें जी, मेहरबानी होगी, आप अपना एहसान अपने ऊपर याद रखेंगे। आई रियली अप्रिशिएट यू। ऐसे लोग अगर क्लास में हो तो कौम कितनी तरक्की करेगी, कायदे आजम फखर करेंगे क्यामत के दिन ऐसे बच्चों पे। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, भाई ने बताया भाई मोबाइल चला रहा है, ओहो अखीर होगी। दो 2008 से
2023 कितने साल बन गए? 22, 15 साल। 15 साल में पहली दफा किसी बच्चे ने ऐसी बात की है। उसने शिकायत लगाई है कि मेरे दोस्त की फिक्र करें, मेरा दोस्त जो है वो क्लास में मोबाइल चला रहा है। अच्छा, तो आई रियली अप्रिशिएट 500 का चेंज है किसी के पास? चलो यार 500 ही जाने देते हैं आप, 500। लेकिन अब ये नहीं कि कल आप बता रहे हो कि मेरा दोस्त मोबाइल चला रहा है। क्या, आई रियली अप्रिशिएट, 250 कर लेना इसकी वजह से। ओके, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है जी। 3 million इनकम फ्रॉम सैलरी इज 3 million और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंटरेस्ट इनकम कितनी जी? 7 million। अच्छा, इज इट ग्रेटर देन 5 million? तो ये फिर 15% वाला गरीबों वाला रूल लगेगा या अमीरों वाला? अमीरों वाला रूल लगेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ये किस में गिरेगा? अगर नॉर्मल टैक्स रेजिम में गिरेगा फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फिर टोटल करें और खत्म बात। कैलकुलेटर ना पकड़ लीजिएगा, 10 million होता है ये, 10 million। अच्छा, एक काम हमने करना होता है, इस पे ना 75% लगा के देखना होता है, वो तो मशहूर जमाना बात है ना पुरानी। तो सैलरी कम तो टेबल 1, इन दोनों को कंपेयर करके हमने देखना होता है कि टेबल कौन सा लगना है। बड़ी एक्सरसाइज है यार तेरी। नहीं सही है, क्या करते हैं इसलिए। अच्छा जी, इसलिए भाई टेबल 1 लगेगा। तो ये तो देखें टाइम ज़ाया हुआ आपका, नॉर्मल सा जो है वो सवाल था, बस सवाल ख़त्म हो गया जी। चैप्टर 4 टेबल 1, 1330000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 million। जी, मेरा कैलकुलेटर मंगवा दो अब्दुल्ला को, घर से ले आए मेरा कैलकुलेटर जी। 1 करोड़ पे सिर्फ 27 लाख हुकूमत मांग रही है। चलें जी, अगला सवाल, सवाली बल्कि छोटी सी करें जी नोट। एग्जाम्पल नंबर 2 आप समझ रहे होते हैं, खुद आपके रजिस्टर पे उतरेगा, आप ऐसे देखते हैं जैसे खुद उतर आएगा, नोट करना पड़ेगा। आपके साथ एक हीरा बैठा हुआ है, हीरा। अपने दोस्त की तरफ नहीं देख रहे, दूसरी साइड में देख रहे हैं यार, कभी उसको भी प्रोटोकॉल दे दें यार, हाथ दो भी। ओके, आप बताएं जी क्या करेंगे। इंटरेस्ट इनकम जो बैंक से कमाई है ये 4 मिलियन है, यानी 5 मिलियन से, तो इस पे कौन से कितने परसेंट वाला रेट लगेगा? 15% वाला। पिछले वाला सोल्यूशन कितनी लाइनों में हुआ है? 3 लाइनों, 4 लाइनों में, 4 लाइनों में हुआ है। पिछले वाला सोल्यूशन 4 लाइनों में हुआ है। ये सोल्यूशन दूसरी क्लास में कोई 15 लाइनों पे चला गया था। करना शुरू करते हैं यार, किया हुआ है आप लोगों ने, डिविडेंड इनकम को ऐड करके लेस किया हुआ है। छोड़े पर आप पिछली क्लास वाला सोल्यूशन तो नहीं हम चलाएंगे, हम नकल तो नहीं मारेंगे। डिलीट। चलें जी शुरू करें सोल्यूशन। जी मोहतरम, आगे वो बंदे बुंदे का नाम वगैरह सब लिखना होता है। कुछ बच्चों ने ना ऐसे टेस्ट देते हुए भी
IFS लिखा हुआ है, ना 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 IFP लिखा हुआ है, पूरा लिखा करें। मैंने तो CA कर लिया हुआ है तो इसलिए मैं लिखता हूँ, तो आप लोग तो कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग पूरा लिखा करें। नहीं आप भी पूरा लिखा करें, फिर ही हमें आदत पड़ेगी। मैं बता दिया तो बता दिया, बकलमंद बच्चे हैं। आपके छोटे बच्चे तो नहीं है कि हर दफा शीशा देखते हुए आपको बताया जाए अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलूकी पढ़नी है। आप तो हर दफा ऑलरेडी पढ़ते हैं। ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे बना, अल्लाह बना दे। अच्छा जी, छोटे बच्चे तो नहीं है घर से निकलते हुए आपको बताया जाए कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़नी है। चलें जी, इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को क्या करना है, जमा करना है। जब आप घर से निकलते हुए ये पढ़ लेते हैं तो ऐलान किया जाता है तेरी हिफाजत की गई, तेरी किफायत की गई, शैतान से तुझे दूर कर दिया गया। जी, सैलरी होगी कितनी, रिवाइंड करके देख लें ऑनलाइन वाले। सैलरी कितनी 3 मिलियन, 7 कितों आ गई, सैलरी कितनी 3 मिलियन, इंटरेस्ट इनकम कितनी 4 मिलियन, टोटल इनकम 7 मिलियन। अच्छा जी, अब 3 मिलियन ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि ये 4 मेरे साथ इधर पड़ा हुआ है, तो आप जरा ना यहां से गेट आउट हो जाएं, आप यहां से तशरीफ ले जाएं। लेस फाइनल टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट इनकम। आप ना थोड़ा सा जरा साइड पे हो जाएं, निकलें इधर से, चलें जाएं जी। अब क्या आ गई मोहतरम, टोटल इनकम क्या आ गई, टोटल इनकम। ऊपर वाली टोटल इनकम थी, ये टोटल इनकम आ गई, और इसको ही टैक्सेबल इनकम कहेंगे, इसको ही टैक्सेबल इनकम कहेंगे जी। आज आके डंकी उधर ही 3 मिलियन, इट इज टैक्सेबल इनकम। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, साथ वाले को ना धक्का दिया करें। अच्छा जी, ये काम करना होता है, यहां पे हमने इस पे हमने लगाना होता है 75%, 2250 यही आ रहा है, 2250 यही आ रहा है 75% लगा के। इस पे लगा दें 75%, कितना आ रहा है, ठीक है। इसको कंपेयर करें सैलरी से। भाईजान ये भी आज देख लें सारे, जो कस्में खाएंगे ना देखने की, ये देख लें आज सारे कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने लगाना होता है 75%। टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर जकात माइनस, फिर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे आपने 75% लगाना होता है। अब इसको कंपेयर करें सैलरी से, तो सैलरी खम तो टेबल 1 तो सैलरी ज्यादा है। पिछले सवाल में टेबल 1 लगा था, इसमें टेबल 2 लग रहा है। चलें जी, टैक्स निकालें, इसे कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये जो मैंने 75% लगाया, लेकिन याद रखिएगा इस 3 मिलियन पे लगाना होता है 75, टैक्सेबल इनकम पे। आप अगर थोड़ा सा उधर हो जाए तो थोड़ी जगह बन जाए जी। टेबल 2 लगाएं, टेबल 2 कितने मिलियन है, 3 मिलियन। टेबल 2 1,65,000 प्लस 20% ऑफ 6 लाख जी, 2,85,000 2,85,000। अच्छा जी, अब जी किसका टैक्स हमने निकाल लिया है, 3 मिलियन का। इस तरह का काम हमने किया था, डिविडेंड इनकम एक दफा सवाल किया था, डिविडेंड इनकम में ऐड करके लेस की थी, एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड करके लेस की थी, सेपरेट ब्लॉक इनकम भी, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके लेस की थी क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगना था, और सेपरेट ब्लॉक्स भी ऐड करके लेस की थी। अच्छा जी, आप बता दें किस पे टैक्स रह गया लगने वाला।
टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, पीओडी। पीओडी होते हैं जी इंटरेस्ट इनकम, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम। रेट इसका याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा। बता दें 4 मिलियन को पकड़ूं मैं और 4 मिलियन पे कितने % लगा दूं? आप थोड़ा सा अगर और साइड पे हो जाए तो थोड़ा जगह खुली हो जाए, मुझे निकाल ही दो। नहीं जाना नहीं आपने, आपके बगैर तो हम कैसे जाएंगे। थोड़ा सा बस जरा इधर हो जाए। हाँ जी, कितना बन गया जी? 6 लाख। लेकिन भाईजान प्लीज, ये 6 लाख आपने हुकूमत के खजाने में जाके जमा नहीं कराना। ये 6 लाख बैंक ऑलरेडी काट लेगा आपका टैक्स, ये आपने हुकूमत के खजाने में जमा। यही तो फाइनल टैक्स रिजीम और सेपरेट ब्लॉक में फर्क है। फाइनल टैक्स रिजीम हमने पढ़ी थी चैप्टर 4 में, डिविडेंड इनकम, और आज आखिरी पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस की आखिरी फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है इंटरेस्ट इनकम। इसके ऊपर जो टैक्स है हुकूमत के खजाने में ऑलरेडी पहुंच चुका है, पहुंचे हुए को क्या पहुंचाना। तो ये माइनस कर दें, फिर टोटल करें एक दफा 885, अब माइनस करें लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने पहले ही टैक्स काट लिया है, कटे हुए को क्या कटवाना, तो पहले ही बाइट हो चुकी हुई है, तो और क्या करना है आप। तो हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो समटाइम्स हम पढ़ेंगे, बिल्कुल। आई रियली अप्रिशिएट यू, वो हम पढ़ेंगे जी। पेएबल टू गवर्नमेंट 285, आंडा आंडा आंडा। फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम को भी ऐड करेगा और लेस भी करेगा। तू करेगा, मैं करेगा, सारे करेंगे। और इसके टैक्स को भी ऐड करेगा और इसके टैक्स को भी। इधर क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि अलग रेट है। इधर क्यों दोबारा लेस कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के खजाने में टैक्स पहुंच चुका है। भाई इसको 22 पे कर दो, 24 पे कर दो। तो बताएं जी, अब क्या क्या रूल है? फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम को ऐड भी करना है और फाइनल टैक्स रिजीम के टैक्स को। क्या मैथमेटिशियन इन 3 मिलियन और 4 मिलियन से इस तरह खेल सकते हैं? नहीं, हमें 2 फिगर्स दो, हम दीवाना करके दिखाएगा तुम्हें। हमने 2 फिगर्स की जान ले ली है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, किसी को याद है सेक्शन 8? सेक्शन 8 किसी को याद हो? 24 पे कर दो। नहीं याद? मुझे पता है सेक्शन के नंबर याद नहीं करने, लेकिन वो बंदा इतनी दफा रिवाइज करता है कि ना चाहते हुए भी ऐसे यूज टू हो जाते हैं और याद हो जाते हैं। तो ये हमें होता था हमारे जमाने में। आप लोगों को आपके जमाने में पता नहीं होता होता या नहीं होता होता। हमें और बड़ा कुछ होता है, इसलिए ये नहीं होता। अच्छा, अब मोहतरम सेक्शन 8 में आपको याद कराऊं, शायद आपको याद आ जाए। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा, मेरे में से कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। ये फाइनल टैक्स रिजीम की खासियतें हैं। मेरे में से कोई खर्चे, मेरे में से ज़कात भी नहीं माइनस होगी, मेरे में से कोई लॉसेस भी नहीं माइनस होंगे, मेरे में से कुछ माइनस नहीं होगा, और मेरे में से कोई टैक्स डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 8 था जो हमने पढ़ा था, और ये फाइनल टैक्स रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये फाइनल टैक्स रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। चैप्टर 4 में मैं जा रहा हूं तो दिखाने के लिए, तो याद आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी, बिल्कुल अगले सफों पे है। तो पता हुआ आपको एक्शंस या इस टाइप के अल्फाज ज्यादा याद रहते हैं। ये इस तरह की बातें आपको याद रह जाती हैं। सेक्शन 8 ये हमने पढ़ा था, और यहां इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 5 जो था टैक्स ऑन
डिविडेंड। और डिविडेंड को भी देखें हमने 3 लाख को ऐड करके लेस किया था और 45,000 को ऐड करके लेस किया था। और एक बात आज मैं बता दूं, जनरल प्रोविजंस चैप्टर 4 में हूं मैं, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस अंडर सेक्शन 5 एंड 7B। तो 5 और 7B के लिए ये रूल है, ये इनकम किसी हेड में नहीं जाएगी, इसमें से खर्चे माइनस नहीं होंगे, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से लॉसेस माइनस नहीं होंगे, इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल इनकम है। फाइनल इनकम का मतलब है जो इस पर टैक्स बनता है वही देना होगा। ये बातें जरा इंग्लिश में पढ़ लें आप 7B में। 7B में ये बातें पढ़ लें। एक टैक्स लगेगा किस रेट पे? 15% पे। टैक्स लगेगा किस रेट पे? 15% पे। किस पर? ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड हर इंडिविजुअल और एओपी पर। सेक्शन 7B ढूंढ लेना जहां आप नीचे नोट कर रहे थे शायद। A tax shall be imposed at 15% on every individual and AOP who receives interest income. Who receives interest income from prescribed person. From whom? Prescribed लोग कौन है? बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल सेविंग स्कीम वगैरह। इन लोगों से अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाए तो आप पे क्या रेट लगेगा? 15%। The tax shall be computed by applying the rate on the ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब है? नो डिडक्शन, कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बात तो हर जगह लिखी होती है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम डेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम हुकूमत नहीं माफ कर दी है, कोई नया बैंक खुला है बबलू बैंक, उसमें आपने पैसे रखवा दिए, इंटरेस्ट इनकम हुकूमत नहीं माफ कर दी है, तो फिर उस पर टैक्स आप नहीं देंगे। ये असल बात है जो अगली है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम डेट एक्सीड्स। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम डेट एक्सीड। अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से बढ़ जाए तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। इस सेक्शन के ना लगने का मतलब क्या है? इस सेक्शन के ना लगने का मतलब लिख लें, दिस सेक्शन मींस 15%। 15% रेट अप्लाई नहीं होगा। कब? वो सारी बातें हमने पढ़ ली हैं जब इनकम किससे बढ़ी हो? 5 मिलियन से। विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? काटने वाला। विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? काटने वाला। पूरी बात क्या करें, टैक्स काटने वाला। क्या काटने वाला? लिखें, टैक्स काटने वाला विदहोल्डिंग एजेंट। ऐसा ना हो कि रास्ते में डीओजी जा रहा हो, आपके विदहोल्डिंग एजेंट है ये मेरा, तो मैंने इसको काटने के लिए रखा, लोगों को काटे। वैसे घरों के अंदर लोगों ने रखे होते हैं आजकल डीओजी काटने के लिए, वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, चोरों को काट रहे होते हैं। विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं, ये मुहावरा गलत साबित हो चुका हुआ है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्क करने वाले भी आजकल बाइट कर लेते हैं, फिर रो रहे होते हैं मुहावरा गलत हो गया। विदहोल्डिंग एजेंट। विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? बैंक, गवर्नमेंट, ये लोग काटते हैं। बैंक भी काटता है, गवर्नमेंट भी काटती है। क्या? टैक्स। शुक्र है। बैंक शेल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। ये विदहोल्डिंग एजेंट आपके टैक्स काट लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दे विल देमसेल्फ BITE टैक्स। अगली बात तो आपने पढ़ ली है, या बातें कर लें या पढ़ लें। अगली बात तो आपने पढ़ ली है। इफ इंटरेस्ट इनकम इज ग्रेटर देन, अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से, या इधर देख लें या सादल की तरफ देख लें, इफ इंटरेस्ट इनकम इज ग्रेटर देन 5 मिलियन इट वुड बी टैक्सेबल अंडर। अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से तो कहां गिरेगा? अदर सोर्स, नॉर्मल टैक्स रेजिम में। अच्छा, इसको काट दें, बाकी पढ़ लें। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट,
लोन एग्रीमेंट का मतलब लिख लें ए ने बी को लोन दिया, ये बैंक ने लोन दिया, नहीं नहीं नहीं, बैंक ने नहीं लोन दिया, किसने? ए ने बी को लोन दिया। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट का मतलब बताएं, ए ने बी को लोन दिया। ये उस क्लास में क्या हो, दो बंदे क्यों जा रहे हैं यार? हाँ भाई ये दो बंदे क्यों जा रहे हैं, पकड़ो इधर, आप रिकॉर्डिंग छोड़ो, देख के आओ कौन दो हैं। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन, वापस आ गए हैं, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट यू, अल्लाह आपके भाग लगाए। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट आप किससे कमा रहे हो? लोन एग्रीमेंट से। लोन एग्रीमेंट से मुराद क्या है? लोन एग्रीमेंट से ये मुराद है, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लें, लोन एग्रीमेंट, यानी इन तीन के अलावा कोई लोन का अरेंजमेंट हो। रिकॉर्डिंग वाले भाई वापस आ जाएं, किधर चले गए हैं? इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट आप कहां से कमा रहे हो? लोन एग्रीमेंट से, देन इट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। आप गए थे? जज़ाकल्लाह, आइंदा तो नहीं जाएंगे? आ जाए बैठे। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट किससे कमाए बोले? लोन एग्रीमेंट से। मैंने आप पे गुस्सा किया था आपके जाने के बाद थोड़ा सा। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट देन इट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसको काट दें, इसको भी छोड़ दें, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बातें ना किया करें आपस में। अच्छा, वैसे कंपनीज की टैक्सेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर कंपनीज इंटरेस्ट इनकम फॉल्स अंडर, कंपनीज की, कंपनी अगर इंटरेस्ट कमाए, लिखें कंपनी अगर इंटरेस्ट कमाए तो उसके लिए किस में गिरेगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। कंपनी अगर इंटरेस्ट कमाए तो इसके लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरेगा। चलें जी, ये एक लाइन है, कोई बहबूद सर्टिफिकेट चीज होते हैं, इनके ऊपर रेट 5% है, लेकिन ये कल पढ़ेंगे। अब जरा तसल्ली से ना, तसल्ली से 1 मिनट जरा बैठ के बातें सुन लें, पैकअप नहीं करनी चीजें, मेरी बात सुन लें तसल्ली से। आप लोगों ने साथ वाले से रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको खुद किताब खरीदने का आज इरादा नहीं है तो आप लोगों ने साथ वाले से रिक्वेस्ट करनी है, बबलू प्लीज एक किताब खरीदो। फिर आपने, भाई भाई प्लीज यार, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? मैंने आपको कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा फरहीन वाला न्यूमेरिकल, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक दफा मैं करने का मौका दे दूं। ये न्यूमेरिकल जो है ना, आपने अब करना है जाके, ये न्यूमेरिकल है जी क्वेश्चन 33 चैप्टर 18 में, क्वेश्चन 33 का ए चैप्टर 18 में, चैप्टर 18 बुक में होगा ना, चैप्टर 18 मुझे यहाँ पे बुक अवेलेबल है फुटस्टेप्स पे आपके, और ये किताब का पेज है 395। किसी को अगर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने स्मॉल साइज अभी रखा हुआ है, तो पहली 2 एडजस्टमेंट्स टेस्ट में डाली थी हमने, पहली 2 एडजस्टमेंट्स टेस्ट में डाली थी, तीसरी चौथी पांचवी एडजस्टमेंट वो आपके लिए नई होगी। नई का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ी नहीं हुई है, पढ़ ली हुई है, तीसरी चौथी पांचवी एडजस्टमेंट नई होगी। अब ये पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम लेवल का आज सॉल्व करके आएंगे सारे। अगर किताब नहीं ले सकते तो सवाल की तस्वीर भी खींचिएगा, बराए मेहरबानी सोल्यूशन की तस्वीर भी खींचिएगा, सोल्यूशन की तस्वीर पहले खींचिएगा, भूल ना जाए। तो किताब में क्वेश्चन की तस्वीर भी खींच लें, किताब में सोल्यूशन की तस्वीर भी खींच लें। कोई मसला हो टीए के पास चले जाएं, उसके पास किताब अवेलेबल है। कल से तो वैसे ही नोट्स नहीं बांटे जाने, टेक्स्ट क्रेडिट का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये सवाल आपका होमवर्क है। और मुझे याद पड़े, हमारी एक दूसरी बात भी रह गई है जो कल की क्लास में मैंने कहा था, बैड डेट वाली इनकम में डालने वाली हमने कर दी थी और फिर खर्चे में भी डाला था, वो भी इंशाल्लाह कल कर लेते हैं। और 1 मिनट भाई, एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी ऑनलाइन वालों ने कि एक रूटीन बना दें जिससे बाकी चीजें भी सेट हो जाएं। अब माजरत, मैंने कोशिश की थी टाइम निकालने की, कल की क्लास में कोशिश करूंगा शुरू में बात हो जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।